Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's session, we have to continue our discussion about the malnutrition, as we already covered the basic of the malnutrition, type of the malnutrition, how we assess the health status, and what is the link between the body weight and the health status. Now we are going to enlist the causes and risk factor of the obesity. So our main topic is overweight and the obesity और व्हाट आर द मेजर काजेस. जैसे कि हमने डिफाइन कर लिया था ओवरवेट को, असेसमेंट की थी और व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन. नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द काजेस ऑफ द ओबेसिटी. काजेस ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी. अगर हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैलोरीज खाने से वेट गेन होगा, तो व्हाट आर द रीज़न कि हम लोग कैलोरीज खाते ही क्यों है एक्सेसिव अमाउंट में. अगर कैलोरीज इनटेक बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हो जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, तो इसका चांस ही नहीं होगा कि ओवरवेट या ओबेसिटी की डिजीज़ एग्जिस्ट भी करे. तो व्हाई डू पीपल अकोमोडेट द एक्सेसिव बॉडी फैट? दिस इज द क्वेश्चन. It is a genetic risk factor, is the socio-economical factor, it is the environmental or cultural factor, or psychological, or the some emotions are involved, or might be all of these are contribute to develop the overweight and obesity. We are going to discuss all these etiology and causes one by one. सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं causes of overweight and obesity में कि genetic factor जो contribute करेगा फॉर द बॉडी वेट गेन जो होगा उसको डिस्कस करेंगे. ओवरवेट और ओबेसिटी में पहला काज जो हमारे पास आता है वो है जेनेटिक, कि जीन्स में ऐसे फैक्टर हैं या टेंडेंसी है वेट गेन करने की. जैसे कि हमने LPL जीन का भी डिस्कस किया था कि किन रीजन्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. तो बेसिकली अगर जेनेटिक्स को देखा जाए तो व्हाट आर द लिंक बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड द जीन. इस लिंक को समझने की ज़रूरत है कि इज़ द रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट बिटवीन द जीन्स एंड न्यूट्रिशन. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रोजिनोमिक. न्यूट्रोजिनोमिक बेसिकली है क्या? न्यूट्रोजिनोमिक की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर इज द न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स, मतलब जीन की स्टडी है, इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन किसके दरमियान, बिटवीन द डाइटरी कंपोनेंट जो आपने कंज्यूम किए हैं, food which we consumed in daily routine, the relationship between the dietary component and the instruction in genome और सेल. कोई भी चीज खाई उसका जीन्स या सेल के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा, उसकी स्टडी को आप न्यूट्रोजिनोमिक्स कहते हैं. And after producing the effect, resulting change in metabolites that affect gene expression. So basically this definition will help us to understand the link between the nutrition and the genes. It is a nutritional genomic is the study of the interaction between the dietary component. दो component के अंदर इसका study है, dietary component which we are obtained from the food intake and the effect of these dietary component on the genes. And after the digestion of the food, जो उसके मेटाबोलाइट्स आते हैं उन वो क्या चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जीन के एक्सप्रेशन के अंदर. तो बाय कंसर्निंग दिस डेफिनेशन हमें इस चीज का आइडिया हो गया कि देयर इज अ सम लिंक विच इज प्रेजेंट. अब वो कौन कौन से जीन्स हैं जो कि ओबेसिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
और कैसे वो जीन्स न्यूट्रिशन के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ द जीन्स विच लिंक विद द ओबेसिटी, और जो फैक्टर हैं जो जीन्स के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नंबर, एज वी नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फैट सेल एंड साइज ऑफ फैट सेल्स। दोनों जो है नंबर एंड साइज ऑफ द फैट सेल्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट इन द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट इन द बॉडी ऑर्गन, और इसके बाद हमारे पास आता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ऑल दीज पॉइंट, नंबर 1 number of fat cells, size of fat cells, distribution of the fat in the body part and the basal metabolic rate, all these factor ये influenced by the genes। इन तमाम फैक्टर के जो मोड ऑफ एक्शन है is depend on the genes, कि किसी भी इंसान के अंदर नंबर ऑफ फैट सेल की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे इंडिविजुअल के। तो दीज आर द फैक्टर जो कि अफेक्ट होंगे जीन के एक्सप्रेशन की वजह से। रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ जो जीन्स हैं वो आपके ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं, और कुछ जीन्स ऐसे हैं जिन पे अभी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई। तो जो ओबेसिटी के जीन्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं आपके पास। एडिपोनेक्टिन जीन है, FTO जीन है, और उसके साथ साथ वी हैव द OB जीन। बेसिकली जो OB जीन है इसका बहुत मेजर रोल है जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। OB जीन जो है इसका मेजर रोल है न्यूट्रिशन के अंदर एंड जीन एक्सप्रेशन के अंदर। तो रिसर्चर ने क्या किया, हैव द आइडेंटिफाई एन ओबेसिटी जीन कॉल्ड द OB जीन। रिसर्च के बाद हमें पता चल गया कि ओबेसिटी के जीन हैं जिसको हम कहते हैं OB जीन, विच इज एक्सप्रेस्ड प्राइमरीली इन द एडिपोज टिश्यू। कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर, ठीक है। एंड कोड फॉर द प्रोटीन, किससे कोडिंग होती है इसकी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन के साथ, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं लेप्टिन। ओके, OB जीन्स हैं जो कि मोस्टली कहाँ पे लोकेट होते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर, जिनका काम ही ये है कि उन्होंने फैट को अकोमोडेट करना है, इन टिश्यू का काम ये है। और जो OB जीन है वो एक्सप्रेस होंगे बाय द कोडिंग ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटीन नॉन एज द लेप्टिन। अब जो लेप्टिन है एक तो एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, सेकेंडली इट इज आल्सो प्रोड्यूस इन द स्टमक। स्टमक में प्रोड्यूस होगा व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फूड। स्टमक में लेप्टिन प्रोड्यूस हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ फूड। उसके अलावा अगर लेप्टिन के हम अपने फंक्शन देखें तो लेप्टिन प्रोड्यूस तो हो गया, इसने कोडिंग कर ली OB जीन की, बट लेप्टिन एक्ट एज अ हार्मोन। हार्मोन के तौर पे काम करेगा, प्राइमरीली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हाइपोथैलेमस के अंदर। ओके, तो हार्मोन के तौर पे काम करेगा प्राइमरीली ऑन द हाइपोथैलेमस। तो अब इसका लिंक देख लेते हैं। ओके, लेप्टिन का जो वर्ड है विच इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लैप्टोज, कहाँ से निकला हुआ है, लैप्टोज। लैप्टोज का मतलब क्या है, इफ वी आर सर्चिंग द मीनिंग ऑफ द लैप्टोज, इसका मतलब है थिन, मतलब के पतला, ठीक है, थिन इसका मतलब है। उसके बाद जो लेप्टिन है हमारे पास, लेप्टिन बेसिकली हमारी एपिटाइट को सप्रेस करता है, ठीक है। ये आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा लेके आता है, स्टाइटी हार्मोन भी कहते हैं इसको। तो ये बेसिक हमें इंट्रोडक्शन पता चल गया लेप्टिन का। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट इज आल्सो नोन एज द स्टाइटी हार्मोन, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि एपिटाइट सप्रेसर है लेप्टिन, ठीक है। अभी हम इसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। काजिस पढ़ रहे हैं हम लोग, जेनेटिक के अंदर हमने फर्स्ट हार्मोन पढ़ा, डेट इज द लेप्टिन। अभी लेप्टिन का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द लेप्टिन which is produced from the adipose tissue
क्या करेगा, विच प्रोड्यूस द सिग्नल। अब इसने लेप्टिन ने क्या किए, सिग्नल प्रोड्यूस किए हाइपोथैलेमस को, और वहां पे इसने मैसेज दिया कि योर बॉडी नीड टू स्टोर द सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी को स्टोर करना है बॉडी में। क्योंकि हमने पढ़ा कि लेप्टिन का रोल क्या होता है, एपिटाइट को सप्रेस करता है, तो भूख कम लगेगी। लेकिन सेकेंडली जब इसने सिग्नल प्रोड्यूस किया, तो सिग्नल प्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ, बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में कैलोरीज चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस प्रोड्यूस होगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। In the presence of the leptin, we have the respond कि अपनी बॉडी में sufficient एनर्जी स्टोर करें। लेकिन लेप्टिन का काम क्या था, इसके साथ उसने एपिटाइट को सप्रेस करना था। भूख कम लगनी है, जब कम खाएंगे तो आपका इनटेक फुलफिल नहीं करेगा रिक्वायरमेंट को। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब आपका इनटेक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आना शुरू हो जाएगा बाय द सप्रेसिंग एपिटाइट। क्योंकि हमें पता है कि ये आपके लेप्टिन का बेसिक फंक्शन है। और बाय इंक्रीज द एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, तो दिस इज द बेसिक फ्लो डायग्राम ऑफ द लेप्टिन के लेप्टिन का कैसे बॉडी के अंदर फंक्शन होगा। ओके, इसके साथ हम अब कंपैरिजन करेंगे ग्रेलिन का। ओके, अब एक चीज यहाँ पे और मैं ऐड कर दूं। अब हमने क्या करना है कि वो लोग जो बहुत ओबीस हैं या ओवरवेट हैं और डिफरेंट इंटरवेंशन के बाद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो वी हैव टू चेक द ब्लड के अंदर लेवल देखना है लेप्टिन का। ब्लड टेस्ट करवाएंगे और उसमें लेप्टिन का लेवल देखेंगे। लेवल इन ब्लड। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी, और 20 लोगों में अगर इसकी डेफिशिएंसी है लेप्टिन की, तो क्या होगा, जो ये सारा काम कर रहा था ये नहीं होगा ना, एपिटाइट सप्रेस नहीं करेगी और फ्रीक्वेंट हंगर फील होगी, ज्यादा खाया जाएगा और ज्यादा कैलोरीज इनटेक होंगी, तो वेट गेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो 20 लोगों में आपने ब्लड के अंदर लेप्टिन की कंसंट्रेशन लाजमी चेक करवानी है। इफ दे आर ऑन द डेफिशिएंट कंसंट्रेशन, तो आपने इनको आईवी इंजेक्शन देने हैं लेप्टिन के। ओके, सेकंड हार्मोन वी हैव द ग्रेलिन। अब ग्रेलिन का क्या काम है, जैसे हमारे पास एक लेप्टिन हार्मोन था ओबेसिटी के जीन को कोड करता था, सेकेंडली वी हैव द ग्रेलिन, अब विच इज आल्सो प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस, जहां पे ऑफ कोर्स वो प्रेजेंट था, पता है हमें। दिस इज आल्सो प्रोड्यूस इन द स्टमक इन द प्रेजेंस ऑफ द फूड। कंडीशन दोनों की सेम है, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें आपकी बॉडी ने एपिटाइट को सप्रेस किया था। ग्रेलिन क्या करता है, विच स्टिमुलेट द एपिटाइट, तो क्या करेगा, एपिटाइट को ज्यादा करेगा, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा, स्टिमुलेटिंग द एपिटाइट। इसके बाद प्रमोट करेगा किसको, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस को और एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज। ओके, तो ये हमारे पास आ गया फंक्शन किसका, ग्रेलिन का। ग्रेलिन और लेप्टिन दोनों का कंपैरिजन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि कैसे दोनों अगर बैलेंस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे बॉडी के अंदर और इक्वली काम करेंगे, तो एपिटाइट जो हमें हंगर फील होती है, हंगर हार्मोन जो कहते हैं हम लोग, वो है हमारा ग्रेलिन, और जो साइटी हार्मोन है वो है लेप्टिन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हमारा एनर्जी और वेट की रेगुलेशन कंटिन्यू रहती है। अब जो ओबीस लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने रिकमेंड करना है स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट ऑर्डर,
जो कि मेंटेन करे स्टाइटी हार्मोन को, मतलब लेप्टिन को क्या करे, मिनिमाइज कर दे, और उसके बाद जो ग्रिलिन है उसको हार्मोन की प्रोडक्शन को ज्यादा कर दे। ओके, तो हमने ऐसी डाइट देनी है जो लो इन फैट होगी और हाई इन फाइबर होगी। तो ये हमें पता चल गया कि ऐसी डाइट जिसमें लेप्टिन की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ग्रिलिन की क्वांटिटी कम होगी, ताकि हंगर कम लगे और स्टाइटी फीलिंग ज्यादा आए, वो डाइट ऑर्डर हमने रेकमेंड करना है। तो ये हमारा फर्स्ट काज था, जेनेटिक डिसऑर्डर। सेकंड वी हैव द इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर को आगे भी डिवाइड किया गया है 2 के अंदर। तो सेकंड वी हैव द इन्वायरमेंट, दिस इज द सेकंड फैक्टर। इसके अंदर क्या होगा, ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट मस्ट प्ले अ रोल in the obesity. The environment include all the factor, all the circumstances we encounter or that push us toward the fatness or thickness. Fatness और thickness और thinness दोनों, it's all depend upon the condition, कि कैसी कंडीशन है और किस चीज को हम ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, आया थिकनेस ज्यादा आ रही है या थिकनेस ज्यादा आ रही है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट को अगर देखा जाए तो इसके आगे 2 टाइप्स हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं अनहेल्दी हेल्थ स्टेटस के लिए। फर्स्ट वी हैव द ओवर ईटिंग, सेकेंड है फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी, ओके। अब अगर हम लोग ओवर ईटिंग की बात करें तो वी आर लिविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच द हाई कैलोरीज एंड हाई फैट फूड इज इजीली अवेलेबल। हाई कैलोरीज एंड हाई फैट फूड आर मोर इजीली अवेलेबल और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू बैलेंस डाइट के, और सबसे बढ़ के इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, टेस्टी फूड होते हैं, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे खुद क्रेविंग होती है खाने की। तो ऑल दिस फैक्टर आर कॉन्ट्रीब्यूट इन द ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग ऑफ कोर्स आपका सोशल गैदरिंग कैसी है, ऑल दिस फैक्टर आर कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द टू इन्फ्लुएंस द ओवर ईटिंग। सेकेंडली वी हैव द फिजिकल इनएक्टिविटीज। फिजिकल इनएक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें, ऑल द सेडेंट्री एक्टिविटी। सेडेंट्री एक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, वी आर यूजिंग द कंप्यूटर, स्मार्टफोन, और गेम्स का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इनडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। तो सेडेंट्री एक्टिविटीज़ जो सी हैं contribute to the weight gain in the many ways. Okay, lack of the exercise is also included in the physical inactivity. और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगी तो वेट गेन एंड द पुअर हेल्थ स्टेटस। ओके, पुअर हेल्थ स्टेटस और वेट गेन की तरफ। तो बेसिकली दीज आर द सम। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ सकते हैं कि इमोशन या स्ट्रेस इन्वॉल्व है तो क्रेविंग ऑफ ईटिंग होती है, वो इसके अंदर फैक्टर भी आ सकता है कि साइकोलॉजिकल या इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व हैं। और उसके साथ सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स या ट्रेडिशनल क्या हैं, ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एंड ऑल आर द इनलिस्टेड इन द काजेज ऑफ द ओबेसिटी। Our next discussion is about the if we diagnosed with the obesity and the overweight, तो what are the risk factor on our health? तो risk factor क्या होंगे हमारी health के ऊपर? तो risk factor को लिस्ट कर लेते हैं। risk factor on health due to the obesity and the overweight, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर तो फैट की इनटेक इतनी ज़्यादा है कि एडिपोज टिश्यू में अकोमुलेट होने के बाद भी फैट बच जाती है, तो बाकी फैट स्टोर होगी लीवर के अंदर या ऑर्गन के अंदर, तो फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फैटी लीवर फ्यूचर में हो सकता है। उसके बाद हार्ट फेलियर और द हार्ट क्रोनिक हार्ट डिजीज हो सकती है।
ऑफ कोर्स दिस आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ओबेसिटी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, सिंगल फैक्टर नहीं है इन तमाम चीज़ों का। उसके बाद एक और हमारे पास रिस्क फैक्टर है जिसे हम कहते हैं स्लीप एपनिया। इट इज द डिसऑर्डर इन विच आर डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रीदिंग, कि जैसे ही सोते हैं तो सांस नहीं आता या डिफिकल्टी आती है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव द डायबिटीज मेलाइटस, type 2 diabetes mellitus, and the common risk factor of the many chronic diseases. These are all the contributing risk factor of the obesity. Okay, अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है that is the malnutrition. हमने पहले भी malnutrition को थोड़ा सा डिस्कस किया कि when the BMI is less than 18.5, अभी हम लोग बात करते हैं malnutrition में अंडरवेट की। ओबेसिटी को मैंने पढ़ लिया, अभी हमारा टॉपिक है अंडरवेट का। अंडरवेट को अगर हम लोग BMI की बेस पे डिफाइन करें तो BMI की बेस पे अगर डिफाइन करेंगे हम लोग, तो हमने कहा था इफ द BMI इज कैटेगराइज लेस देन कितना, लेस देन 18.5, तो ये तो एक फैक्टर हो गया विच इज हेल्पफुल फॉर कि हमने इसको डायग्नोज कर लिया, कैटेगराइज कर लिया अंडरवेट के अंदर। बट अंडरवेट इज ऑफन अ सिम्टम ऑफ द मैनी डिजीजेस। सिर्फ इस कैटेगरीज की बेस पे आपने नहीं करना, इट्स आल्सो अ सिम्टम ऑफ द मैनी क्रॉनिक डिजीजेस। ओके, तो ये आप हमने इसको यहाँ पे ये कवर कर लिया कि अंडरवेट को ना सिर्फ आपने BMI की बेस पे डिफाइन करना है, बल्कि हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ द डिजीजेस एटियोलॉजी पे डिफाइन करना है। अब व्हाट आर द काजेज ऑफ द अंडरवेट, एटियोलॉजी क्या है, काजेज क्या है, तो हम इनको लिस्ट कर लेते हैं कि काजेज क्या है या एटियोलॉजी क्या है अंडरवेट की। तो वन बाय वन लिस्ट करेंगे। फर्स्ट काज ऑफ द अंडरवेट इज द इनएडिक्वेट इनटेक। ऑफ कोर्स अगर प्रॉपर नहीं खाया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इनएडिक्वेट ओवरऑल ओरल इनटेक, जिसमें आपको दोनों आ जाएंगे फूड एंड बेवरेजेस इनटेक, ये इनएडिक्वेट है एज पर द रिकमेंडेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, जिसके अंदर इंटेंस टाइप की कोई भी एक्सरसाइज आ सकती है, फिजिकल एक्टिविटी, और इसमें इंटेंसिव ज़्यादा स्ट्रेचिंग, वेट बेरिंग एक्सरसाइज, वो तमाम इसके अंदर आ जाएंगी। थर्ड वन हैव द इनएडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस चीज की, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म of food which we consume. तो inadequate absorption and the metabolism of the food, थर्ड ये आ गई। फोर्थ वन इज द वेस्टिंग डिजीज, वेस्टिंग डिसऑर्डर लाइक कैंसर पेशेंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक्सेसिव एनर्जी एक्सपेंडिचर due to the oxidative stress, during the stress, psychological or the emotion is also linked in the excessive energy expenditure. तो these are the some causes of the malnutrition. उसके बाद assessment कैसे करनी है malnutrition की? assessment के लिए of course जब आपको इनके causes पता होंगे तो it is easy for us to assess the health status for a underweight individual. असेसमेंट जब करनी है आपने, तो असेसिंग द काज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू असेस द हेल्थ स्टेटस, आइदर ही और शी इज द अंडरवेट और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रेफरेंस इज असेसिंग द काज ऑफ द अंडरवेट एंड उसके साथ एक्सटेंड ऑफ द अंडरवेट की कितनी क्रोनिक या सिवियर डिजीज स्टेज आ गई है अंडरवेट की। ये दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग अ ट्रीटमेंट प्रोग्राम इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम उसकी कोई भी आगे मेजरमेंट लेंगे
पता हो काज क्या है। लेट्स सपोज मैल एब्जॉर्प्टिव अंडरवेट है, तो हमें पता होगा कौन कौन से न्यूट्रिएंट इनके एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। या आप कह लें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से है या एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, तो हमें एटियोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी नो द एटियोलॉजी, इट इज़ ईजी फॉर अस टू प्लान द ट्रीटमेंट। ओके, जैसे हमने पहले कहा कि अंडरवेट जो है वो ज़्यादातर सिम्टम ऑफ डिजीज़ है, खुद एक डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमने मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है। जब भी मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है अंडरवेट पेशेंट की, तो हमें इसका काज, वही बात कि काज पता होना ज़रूरी है कि इसकी काजिज़ क्या है, और उसके बाद किस मेथड से आपने इसकी असेसमेंट की है। हो सकता है हमें सीरम में कुछ टेस्ट करवाने पड़े या ब्लड टेस्ट करवाने पड़े बॉडी के अंदर से, ताकि हमें एल्ब्यूमिन का लेवल पता चल जाए, या हमें मॉक मेजर करना पड़े, या हमें फूड इनटेक देखना पड़े 24 आवर डाइटरी रिकॉर्ड से। इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द इटियोलॉजी की किस टाइप की इटियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग आपने असेसमेंट करनी है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, knowing the underlying cause of the underweight or what are the reason, BMI और the unintentional weight loss, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। उसके बाद जब आपने मैनेज करना है, तो अगर वेस्टिंग से रेलिवेंट अंडरवेट है, ऐसी डिजीज जिसकी वजह से वेस्टिंग होना शुरू हो गई है, तो आपने प्रोवाइड करना है प्रॉपर MNT मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी, जिसमें हो सकता है हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत हो, या आप फार्मूला फीडिंग भी इसमें दे सकते हैं। इफ़ द इनएडिक्वेट इनटेक है, तो हमने जब MNT प्लान करनी है, तो हम इसमें कैलोरीज डेंस देंगे। वी प्रेफर द फूड आइटम विच प्रोवाइड द मैक्सिमम कैलोरीज एज कंपेयर टू द न्यूट्रिएंट। ऐसे फूड को कैलोरी डेंस फूड आइटम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट या असेसमेंट ऑल इज डिपेंड अपॉन द काजेज क्या है अंडरवेट के। उसके बाद अगर भूख नहीं लग रही, तो हमने एपिटाइट इन्हांसर देने होते हैं पेशेंट को, ताकि प्रॉपर भूख लगे। और उसके साथ साथ अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है या एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो एक रफली जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे पेशेंट में इनकरेज टू ईट इवन इफ नॉट हंग्री। तो एडिशनली आपने 500 to 1000 किलो कैलोरीज ऐड करना है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर। तो अगेन आई मेंशन कि रिक्वायरमेंट और मैनेजमेंट इज डिपेंड अपॉन द व्हाट आर द काजेज ऑफ द अंडरवेट। दिस इज ऑल अबाउट द मैल न्यूट्रिशन। इन दिस वीडियो हमने प्रिवेंशन को डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ मैल न्यूट्रिशन को, टाइप ऑफ द मैल न्यूट्रिशन, ओवरवेट एंड अंडरवेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।